वो दिन था जब भारत भी एटॉमिक पावर्ड कंट्रीज के कतार में आ खड़ा हुआ। अब हमें ना तो चाइना का डर था और ना ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटीज के आगे सुरक्षा के लिए हाथ फैलाने की जरूरत। पूरी दुनिया जहां सोच रही थी कि इंडिया सिर्फ नॉन अलाइंड रहकर अपने एंड नीड्स को भी पूरा कर पाएगी या नहीं, वही हमारे देश में एक बार नहीं बल्कि दो बार परमाणु टेस्टिंग हुआ। 1974 में जब इंदिरा गांधी के आदेश पर फिजिसिस्ट राजा रमन्ना ने पोखरण में पहला एटॉमिक टेस्ट किया तो पूरे विश्व में तहलका मच गया था। सारे देश जो खुद परमाणु बम बना चुके थे वो भारत को नसीहतें देने लगे और भारत से सभी एटॉमिक कोऑपरेशन तोड़ लिए। साथ ही साथ भारत पर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी थोप दिए गए। लेकिन हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जब 1998 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी एंड एपीजे अब्दुल कलाम के अगुवाई में इंडिया ने भी एटम बॉम्ब बना लिया एंड खुद को एटॉमिक पावर घोषित कर दिया, जिसे देख दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। At 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, अटल बिहारी वाजपेयी का वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. The widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तो तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विश्व ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का पावर देखा था जब अमेरिका ने पहली बार फैट मैन एंड लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। इसकी भारी तबाही के बाद जापान ने एक सप्ताह के अंदर ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और एलाइज वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। तभी दुनिया के बाकी देशों ने एटम बॉम्ब की अहमियत समझ ली थी। उन्हीं दिनों हमारे देश के मैग्नेटिक एंड लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे और भारत को एटॉमिक पावर बनाने के काम में जुटे हुए थे। गवर्नमेंट ने कभी भी उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन उनकी इस बात को सरकार ने तब माना जब 1962 में चाइना भारत पर अचानक हमला कर देता है, जिससे भारत की हार हो जाती है और तभी चाइना ने 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर लेता है। अभी भारत इस हार से उबरा भी नहीं था कि तुरंत 1965 और 1971 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है। और तो और इन्हीं दिनों 1971 के वॉर में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरेबियन सी से और यूएस नेवी बे ऑफ बंगाल की तरफ से भारत को घेरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये हमला कर देते तो हम 3 तरफा युद्ध में घिर जाते, जहां धरती पर पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी में यूएसए और अरेबियन सी के साइड यूके भारत को उलझाते। ऐसी परिस्थिति में इंडिया ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर हेल्प मांगी। तब तुरंत ही यूएसएसआर की नेवल शिप्स भारत की सिक्योरिटी में निकल पड़े। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ भाग निकला, क्योंकि ब्रिटिश नेवी को यह पता था कि यूएसए और यूएसएसआर के जंग में वो पिस जाएंगे। स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वक्त मैं जिस शहर में हूँ ना, वो है पोखरण, द न्यूक्लियर सिटी ऑफ इंडिया। और धूप बहुत तेज़ है, टाइम हो रखा अभी 2:15 और मैं जाने लग रहा हूँ पोखरण के फोर्ट पे। मुझे जिस बात का डर था ना वही हुआ, एंट्री ब्लॉक्ड है न्यूक्लियर साइट के ऊपर। न्यूक्लियर साइट जो है वो यहाँ नहीं है पोखरण में, वो खेतौली से भी और आगे है। और मैंने ट्राई किया था वहाँ पे जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड तो नहीं है, वैसे यहाँ पे जा सकते हैं, पर वो टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है। जैसे टिकट वगैरह मिलती है कुछ दिनों के लिए, साल में खुलती है वो साइट, लेकिन अभी बंद है। तो फिलहाल मैं जाने लग रहा हूँ फोर्ट पे जो पोखरण का है वहाँ पे। और पोखरण के बारे में आपको वहीं चल के बताऊंगा क्या क्या कहानी है पोखरण की। और न्यूक्लियर जो टेस्ट हुए थे, एटम बॉम्ब जो टेस्ट हुए थे पोखरण में, पोखरण का एरिया है ये पोखरण तो नहीं बोल सकता मैं, खेतौली में हुए थे।
वैसे पोखरण एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता तो पोखरण ही बोला जाएगा। वैसे वहाँ पे चल के बताऊँगा आपको फोर्ट के ऊपर। अभी जो आप देख रहे हो मैंने बैग टांग रखे हैं और मैं बोल रहा था पिछली वीडियो में कि मैं रात को निकलूँगा, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो पिछली वीडियो मैंने ख़त्म की और मैं रेलवे स्टेशन पे गया ना, तब तक ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। बाद में फिर वापस आके मुझे वहीं रुकना पड़ा और फिर सुबह निकला था पोखरण से, सॉरी बीकानेर से पोखरण के लिए 9 बजे के आसपास, और 3-4 घंटे लगे बस में। फिर मैं यहीं पहुंचा हूँ पोखरण। अभी सोच रहा हूँ यहाँ नहीं रुक के बादरिया जाऊँ, एक बार पोखरण फोर्ट को देख के और आपको पोखरण फोर्ट दिखा के आगे। अभी ये पीछे यहाँ थोड़ी सी दूर रह गया, अभी लगभग 500 मीटर पहुँच गया ऑलमोस्ट। जहाँ मैं अभी रुका हुआ था ना, क्या था, खाना खाया था मैंने, तो वहाँ पे मैं उससे पूछ रहा था कि जाने क्यों नहीं देते, ब्लॉक क्यों कर रखा है। बोल रहा था कि जाने देते हैं कुछ टाइम के लिए, साल में खुलती है वो जगह, वहाँ पे विजिट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो बोल रहे हैं कि अभी बंद है, अभी नहीं जा सकते आप। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से दिखा के ये देख के पोखरण वाला ये फोर्ट, और बाद में मैं निकल जाऊँ यहाँ से बादरिया के लिए। खेतौली से आगे पड़ता है ये बादरिया, और वहाँ से फिर जाऊँगा बाडला सोलर पावर, जो सोलर प्लांट है इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, वो भी देख के आऊँगा। अभी जाने लग रहा हूँ मैं पोखरण फोर्ट। ये तो 5 मिनट ही दूर था भाई, मेन बस स्टैंड से पहुंच गया। टिकट लगती है इधर 50 रुपए की। यूँ लगा लो पोखरण मिडल में है, जैसलमेर के और बीकानेर के इधर उधर से कोई नहीं आता। इधर का ही एरिया वाले लोग मोस्टली मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ बहुत है भाई, इधर क्या भीड़। तो एक तो इन महलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, इनकी छत बिल्कुल नीचे है, कुछ नहीं इधर देखने का।
पोखरण जो शहर है ये 5 साल्ट रेंज है, यानी कि 5 साल्ट लेक के ये बीच में है। कि जो पोखरण सिटी है वो फेमस अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जो हुए थे, 2 बार हुए हैं, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पर, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे जब जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए उनमें अपना सक्सेसफुल नहीं रह पाए। पोखरण 1 है जो वो हुआ था 18 मई 1974 को, और ये कंडक्ट किया गया था आर्मी के सुपरविजन में इन द PTR यानी कि पोखरण टेस्ट रेंज के अंदर। और इस टेस्ट का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पहले जो टेस्ट हुआ था पोखरण 1 वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था जितना कि पोखरण 2। पोखरण 2 है जो वो हुआ था 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और जो पोखरण 1 हुआ था वो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। और पोखरण 2 जो इतना सीक्रेट था कि अपने डिफेंस मिनिस्टर जो थे फर्नांडिस करके उन तक को खबर नहीं थी कि ये टेस्ट होने वाला है। और इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट थे पोखरण 2 में, जो पोखरण 2 मिशन था, यानी कि जिसका नाम तो शायद इसमें दे नहीं रखा, पोखरण 2 बोलते हैं उसको, वाज द सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन दैट कंसिस्टेड ऑफ 5 डिटोनेशन। जो 11 मई को हुआ था, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, डिटोनेट किया था, और 13 मई को 5 किए थे। तो उसके बाद असली खेल शुरू होता है न्यूक्लियर कंट्री बनने के बाद इंडिया की। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अमेरिका को आया था जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए थे ना। तो उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी थी CIA की, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की, उसको, क्योंकि इंडिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रात में काम किया है। और पोखरण 1 के बाद अमेरिका वालों ने पूरे दिन रात की सर्वेलेंस लगा दी थी सैटेलाइट की इंडिया के ऊपर, ताकि कोई ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट आगे ना कर पाए, उसको रोका जा सके। और फिर भी इंडिया वालों ने उसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। और उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ ना वो अलग ही लेवल का था। इधर से हर देश क्रिटिसाइज़ कर रहा था इंडिया को, और जापान ने तो सारी फाइनेंशियल एड, एक ह्यूमैनिटेरियन एड को छोड़ के वो सब बंद कर दी थी इंडिया के लिए। और उधर से चाइना, अमेरिका, फ्रांस, हर देश क्रिटिसाइज़ कर रहा था इंडिया को न्यूक्लियर कंट्री बनने के बाद। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। पोखरण करने के बाद पोखरण 2 सीरीज जो थी 6 बॉम्ब्स जो डिटोनेट किए थे इंडिया ने, उसके बाद पाकिस्तान वालों ने अपना ही अलग ही हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जो एटम बम थे वो बनाया और उसको डिटोनेट कर दिया। उधर से पाकिस्तान वालों ने तो उसको सेल पे और चालू कर दिया कि हम बेचेंगे भाई, क्योंकि अमेरिका वालों ने उसके इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए थे और पाकिस्तान के ऊपर भी। अब पाकिस्तान ने सैंक्शन से उबर नहीं पाया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उसको सेल करने की सोची। नॉर्थ कोरिया, ईरान और भी जो देश इंटरेस्टेड थे न्यूक्लियर बम खरीदने में, सबको ओपन कर दिया कि भी कोई आओ, कोई लेके जाओ, हम बना के देंगे तुमको। तो उधर से जियोपॉलिटिकली और सारा इकोनॉमिक कंडीशन जो वो डाउन हो चुकी थी भारत की और पाकिस्तान की, बिल्कुल हर देश क्रिटिसाइज़ कर रहा था। लेकिन उससे पहले ये जब टेस्ट कंडक्ट हुए तो अफवाह ये उड़ाई गई थी कि तूफान आया है। एक तो इधर शोर इतना है और ऊपर से इधर बार बार हेलीकॉप्टर, और पता नहीं इधर आर्मी बेस है या फिर BSF का बेस है कोई, इधर वहाँ बार बार गश्त लग रही है, कोई फ्लाइंग शॉर्टी चल रही है मेरे हिसाब से। तो जब अफवाह उड़ाई गई कि यहाँ पे जो है वो तूफान आया है और धूल उड़ी हुई है पूरे एरिया में, पूरे जैसलमेर पोखरण में, तो सैटेलाइट वालों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। जब 2-3 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको अनाउंस किया कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं और हम एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर पावर बन गए हैं इंडिया, तो उसके बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ। पाकिस्तान ने भी उसके बाद ही मतलब अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और फिर सेल शुरू की है उनकी। तो ये कुछ स्टोरी थी पोखरण की, और जो न्यूक्लियर कंट्री बना, न्यूक्लियर पावर बना इंडिया। जो अभी ये पोखरण में फोर्ट है, इसका नाम बालागढ़ है, और बालागढ़ फोर्ट
चीफ जो था चंपावत क्लैन का, यानी कि राठौड़ डायनेस्टी थी या राठौड़ जो कम्युनिटी थी उसका, उनमें से एक है। और ये 14वीं शताब्दी में बना था। डिफेंसिव फोर्ट बना रखा। वैसे इधर कुछ देखने लायक बिल्कुल नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बस पत्थर ही पत्थर है खाली। देखने लायक यहाँ कुछ नहीं है। एक तो धूप इतनी तेज़ है ना इन दिनों में, यहाँ पे यूवी इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मैं सनस्क्रीन लाया तो हुआ हूँ, पूरा जला दिया माथा, इतनी तेज़ धूप है इन दिनों में। गर्मियों में तो क्या हाल होता होगा इधर। बाकी अभी बादरिया के लिए बस पकड़ूंगा। वहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और उससे आगे मैं जाऊँगा बाटला। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और मैं मिलूँगा आपको सीधा अगली वीडियो में। और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सुना तो है अभी। तब तक के लिए भाई मज़े लो और वीडियो देखते रहो मेरी। चलो वीडियो करता हूँ यहीं ख़त्म, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।